नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं मुकाबला। इस वक्त देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त चर्चा है। दिल्ली के बाद आज पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। बातें हो रही हैं कि कांग्रेस जहां जहां साफ हो रही है उसका फायदा अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ वहां वहां बढ़ रहा है और यह एक बड़ा सच है भी। कांग्रेस आप देखें तो अब केवल सिमट कर 4 राज्यों तक रह गई है। 2 राज्यों में सरकार में है, 2 राज्यों में सहयोगी है और एक के बाद एक लगातार हार से कांग्रेस के अंदर ही इतनी नाराजगी और इतनी खाई बन चुकी है कि आलम यह है कांग्रेस के G23 जो कि आप कह सकते हैं कांग्रेस का अलगाववादी गुट, उन्होंने आज एक अलग बैठक बुलाई है और इस बैठक में कांग्रेस के वो नेता भी शामिल हो रहे हैं जो इस G23 का पहले से हिस्सा नहीं है। बीजेपी की भी आज एक अहम मीटिंग चल रही है। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल समेत तमाम बड़े बीजेपी के नेता मौजूद हैं और इस बैठक में यूपी के नई योगी सरकार के नए स्वरूप पर बात हो रही है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, सियासी खबर पंजाब से है। पंजाब में सरकार बन गई, भगवंत मान मुख्यमंत्री बन गए और इसके बाद पूछा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का अगला टारगेट कौन है या कौन सा राज्य है। क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के चैलेंजर बन सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या आम आदमी पार्टी अब देश में धीरे धीरे कांग्रेस का विकल्प बनकर उभर रही है? और आज भगवंत मान ने शपथ ली, वो भी शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में जाकर। लाखों आम लोग इस शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बने। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, दिल्ली की पूरी कैबिनेट मौजूद थी और आप देखिए तीनों बड़ी खबरें जो आज की जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के अगुवाई में आम आदमी पार्टी एक के बाद एक नए राज्यों में जगह बना रही है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी आप देख रहे हैं कैसे भीतरी कलह में उलझी हुई है। हमारे साथ आज हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो एक बहुत खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और पंजाब की अपनी पार्टी के प्रभारी राघव चड्ढा जी। राघव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। आपसे बात नहीं हो पाई थी जब से चुनाव के नतीजे आए और मैं कहूं आपको बहुत से लोग तो आपको आज के इस दिन का आर्किटेक्ट बता रहे हैं। सबसे पहले आप सबको बधाई, सबको मुबारक। और मुबारक खाली आम आदमी पार्टी को ही नहीं बल्कि मुबारक देश की तमाम जनता को कि आज उन्होंने वैकल्पिक राजनीति, एक साफ राजनीति, काम के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी को आज अपने दूसरे राज्य में सेवा करने का मौका दिया है। अभी आम आदमी पार्टी को सौरभ जी पैदा हुए बने हुए 10 साल भी नहीं हुए और 10 साल के भीतर ही हमने 2 बड़े राज्यों में, एक तो देश की राजधानी और एक पंजाब जैसा इंपॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट में अपना परचम लहराया है, अपनी सरकार बनाई है। ये सही मायनों में सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं लेकिन भारत की जनता के लिए और भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा दिन है, बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और आज हमारे सबके अजीज और पंजाब की आन बान शान भगवंत मान साहब मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनको खूब सारी बधाइयां, ढेरों बधाइयां और परमात्मा हम सबको इतनी शक्ति दे और इतनी समर्थ बख्शें कि ईमानदारी की राह पे चल के एक बेहतरीन सरकार पंजाब में चले। जी बिल्कुल। और भगवंत मान जी की बसंती रंग की वो पगड़ी और आज उन्होंने जो जगह चुनी जहां पर जाकर शपथ ग्रहण की उन्होंने, उसकी आज खूब चर्चा हो रही है। लेकिन राघव जी, जैसे आपने कहा, ठीक कहा आपने कि 10 साल भी नहीं हुए आपकी पार्टी को बने, 2 राज्यों के अंदर आपकी सरकार बन गई, एक बेहद बड़ा और इंपॉर्टेंट राज्य पंजाब में भी अब आपको लोगों की सेवा करने का मौका मिला। बहुत से लोग आम आदमी पार्टी को हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास का सबसे अच्छा और बेहतर स्टार्टअप बताते हैं कि इतना जल्द एक स्टार्टअप हुआ और वो इतने अंजाम तक पहुंच गया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी का तरीका क्या है चुनावों में जाने का, काम करने का? देखिए, पॉलिटिकल स्टार्टअप की जहां तक बात है, ये बात बिल्कुल सही है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह भी, एक पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होने के नाते भी अगर देखें और सिर्फ फैक्ट्स की बात करें तो आम आदमी पार्टी भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है अपने आप को, उस भाजपा को 10 साल लगे थे अपना पहला राज्य जीतने में। और 10 साल भाजपा के जन्म होने के बाद जब उनके पास पूरा जनसंघ था, जनसंघ की मशीनरी थी, जनसंघ के नेता थे, फिर भी
उस भारतीय जनता पार्टी को 10 साल लगे अपना पहला राज्य जीतने में, और आम आदमी पार्टी तो अभी 10 साल की भी नहीं हुई और 2 राज्यों में हम सरकार बना रहे हैं। और ये इसलिए संभव हो पाया, इसका जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसकी रणनीति क्या है, इसका कारण क्या है, कारण यह है कि ईमानदारी के साथ, नेक नियति के साथ, काम के मुद्दों पे जो पार्टी वोट मांगती है और एक विकल्प बन के उभरती है, उसको लोग गले लगाते हैं। आज आपने देखा पंजाब की सियासत में 2 बड़े फैक्शंस थे, 2 बड़े सियासतदान थे। एक थी कांग्रेस, दूसरी थी शिरोमणि अकाली दल। इन दोनों ने 1966 से लेकर आज तक बार बार सरकारें बदलकर राज किया पंजाब पे। पंजाब का भला तो नहीं हुआ, लेकिन इनके नेताओं के भले जरूर हो गए। किसी का 7 स्टार होटल खुल गया, किसी का शॉपिंग मॉल खुल गया, किसी के पास लैंड क्रूजर गाड़ियां आ गई, तो किसी ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए हेलीकॉप्टर खरीद लिए। लेकिन लोगों की स्थिति बद से बदतर होती गई। वहां अपनी पार्टी का विकल्प मौजूद था, जिन्होंने कहा हमें स्कूल के नाम पर वोट दो, हमें अस्पताल के नाम पर वोट दो, हमें नौजवानों के रोजगार के नाम पर वोट दो, हमें वोट धर्म के नाम पे नहीं चाहिए, हमें वोट जात के नाम पर नहीं चाहिए, हमें लोगों के काम के नाम पर वोट चाहिए। और लोगों ने उस विकल्प को अपनाया, उस विकल्प को गले लगाया। यही हमारी सरल शब्दों में आम आदमी पार्टी की रणनीति और राजनीति होती है, सौरभ जी। अरे मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था तो उनका कहना यह था कि आप आम आदमी पार्टी की जीत का बहुत श्रेय कांग्रेस पार्टी को भी जाना चाहिए। जहां जहां भी कांग्रेस है, साथ में बीजेपी है, आम आदमी पार्टी वहां जा रही है, और जो स्पेस कांग्रेस खाली करती जा रही है, आम आदमी पार्टी वो वैक्यूम फिल कर रही है। आप इस एनालिसिस से सहमत है? देखिए, कोई भी पार्टी अगर जीतती है इलेक्शन, उसके कई फैक्टर होते हैं, जिसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि जो उस समय की सरकार में लोग होते हैं या विपक्ष में होते हैं वो कमजोर होते हैं, इसीलिए एक नई नवेली पार्टी इस स्पीड पे बढ़ पाती। कई फैक्टर होते हैं, कोई एक अकेला फैक्टर नहीं होता है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, जो लोग ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस की ही स्पेस खा रही है, जहां जहां कांग्रेस मजबूत थी वहां कांग्रेस को हटाकर आ रही है, मैं इस आंकलन से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। और सहमत इसलिए नहीं हूं कि आप दिल्ली के अगर आंकड़े उठाकर देखें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सिर्फ कांग्रेस के मतदाता ने वोट नहीं दिया, बीजेपी के मतदाता ने भी वोट दिया, बहुजन समाजवादी पार्टी के मतदाता ने भी वोट दिया, इंडिपेंडेंट लोगों ने भी वोट दिया। इसीलिए हमारी 70 में से 67 और तीसरी बार बल्कि 70 में से 62 सीटें आई। पंजाब में भी कुछ इसी तरह हुआ। अकाली दल का वोट भी शिफ्ट हुआ, आम आदमी पार्टी को मिला, जो अपने आप को पंथिक पार्टी कहती है। कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को पंजाब के हिंदुओं की पार्टी कहती है, उनका वोट भी आम आदमी पार्टी को मिला। बहुजन समाजवादी पार्टी जो अपने आप को दलितों की पार्टी कहती है, उसका वोट भी आम आदमी पार्टी को मिला। किसानों की पार्टी जो अपने आप को किसानों के हितैषी कहते हैं, उसका वोट भी आम आदमी पार्टी को मिला। तो सारा वोट, और भाजपा जो अपने आप को एक बड़ी पार्टी, उभरती हुई पार्टी कहती थी पंजाब की, उसका वोट भी आम आदमी पार्टी को मिल गया। तो सारा वोट घुमा के सभी वोटर ने जो परंपरागत तौर पे किसी और सियासत दल से जुड़े हुए थे, वो आम आदमी पार्टी के पास आ गए। तो आम आदमी पार्टी तो इन सभी का विकल्प है। आम आदमी पार्टी एक नई प्रकार की राजनीति करती है, जो पुरानी राजनीति करने वाले लोगों का विकल्प है, किसी एक पार्टी का विकल्प नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे, सौरभ जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत है, एक बड़ी फोर्स है, आज उसको अगर कोई शख्स चैलेंज दे सकता है तो शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। और कोई शख्स आज दूर दूर तक भाजपा के मुकाबले में भाजपा को टक्कर देता नजर नहीं आता है। तो एक जिसे कहते हैं करिस्मेटिक लीडर, वो एक अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी है, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रिंसिपल चैलेंजर, मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा के बन के उभरेंगे और भाजपा के लिए एक कड़ी चुनौती बनेंगे। आपने मेरे एक सवाल का बिना सवाल पूछे जवाब दे दिया। लेकिन चले मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें उससे पहले, अभी हमने कांग्रेस के एंगल से बात की कि कांग्रेस कमजोर है तो आम आदमी पार्टी वो जगह ले लेती है। आप इससे सहमत नहीं है। लेकिन अगर इसको बीजेपी की तरफ से एनालाइज करें, जिन जिन राज्यों में बीजेपी मजबूत है, स्ट्रांगली एंट्रेंच्ड है, यूपी आज के दौर में है, उत्तराखंड में जहां सरकार थी, गोवा में जहां सरकार है, गुजरात में जहां पर लगभग 3 दशक से सरकार चल रही है, ऐसी जगहों पर क्या वैसी कामयाबी आपको मिलेगी? क्योंकि अभी इन 5 राज्यों के चुनाव में तो ऐसा नहीं दिखाई दिया। नहीं, मैंने फिर जैसा कहा, जहां पर भी वैकल्पिक राजनीति की आवश्यकता है लोगों को, वहां आम आदमी पार्टी पहुंच जाती है और लोग आम आदमी पार्टी को गले लगा लेते हैं। अब आप दिल्ली का उदाहरण देखिए। दिल्ली में ऐसा नहीं है कि भाजपा कोई बड़ी कमजोर पार्टी हुआ करती थी। पहले चुनाव में, 2013 के चुनाव में, जब आम आदमी पार्टी पहली बार अपना चुनाव लड़ी, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन के उभरी थी। 70 की विधानसभा में 32 सीटें
भाजपा के पास थी, बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 4 पीछे थी। आम आदमी पार्टी को तो 28 सीटें मिली थी। आम आदमी पार्टी तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं बनी थी। तो हमने तो भाजपा को भी पटक नहीं दी मैदान में सियासत के, और दिल्ली में भाजपा को भी हराया। 2013 में कांग्रेस को हराया, 2015 में भाजपा को हराया। तो ये कहना है कि भाजपा जहां मजबूत है वहां नहीं जा पा रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन हर सूबे का और हर सूबे की सियासत का मिजाज अलग होता है, उसका माहौल अलग होता है। तो जहां तक वो बात है, वो तो मैं मानता हूं कि जहां जहां मिजाज बदलेगा वहां वहां अपना एनालिसिस लोग करेंगे। राघव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, और मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा थैंक यू। मेरी आगे की बहस में आपने मदद कर दी कि ये कहकर कि अब देश में अब नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले शख्स केवल अरविंद केजरीवाल हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब शाजिया इल्मी जी जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके अलावा शाजिया इल्मी जी आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर भी रही हैं। बहुत स्वागत है शाजिया जी आपका। हमारे साथ रीना गुप्ता जी जुड़ रही हैं आम आदमी पार्टी से। रीना जी आपका बहुत स्वागत है। और आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। स्वागत है आलोक जी आपका। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं। त्रिपाठी जी स्वागत है आपका। और रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चुनाव विश्लेषक की भूमिका में। अभी आप, मुझे नहीं पता कितना सुन पाई शाजिया जी राघव चड्ढा जी को। साफ साफ उन्होंने कहा कि अब ये देश को तय करना है या तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती अगर कोई दे सकते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल है। दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगी। तो देखिए, जहां कन्वीनियंट होता है या उपयोगी होता है तो लोग सीटों की बात करते हैं, और जहां उपयोगी नहीं होता है तो लोग वोट शेयर की बात करते हैं। जहां तक दिल्ली की बात है तो पिछले चुनाव में दिल्ली ने भाजपा ने ना सिर्फ ना वोट शेयर मेंटेन किया था बल्कि वो बढ़ा था। तो वोट शेयर को भाजपा के दिल्ली विधानसभा में कोई भी नुकसान नहीं हुआ था आम आदमी पार्टी से, बल्कि आपने देखा कि एमसीडी में तो बाकायदा पूरी तरह से भाजपा आई थी, और लोकसभा में तो सारी की सारी सीटें फुल स्वीप जीत हुई थी बीजेपी की, बावजूद उसके कि पार्टी आम आदमी पार्टी की बहुत ही शानदार जीत हुई थी। तो उसका कुछ लेना देना नहीं रहा। और विधानसभा में जहाँ इतनी सीटें आई, और जहां तक सीटें आई हैं आम आदमी पार्टी की इस बार, जो कि मुझे लगता है 44 से 45% है, उतनी ही सीटें, उतना ही वोट शेयर आया है योगी जी का, वो भी पहली बार इतिहास में प्रो इनकम्बेंसी का। तो मैं वोट शेयर की और सीट्स दोनों की बात करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा एक प्रतिनिधित्व होता है लोगों की सोच का। तो एक तो ये बात रही। दूसरी बात, प्रिंसिपल चैलेंजर अगर अरविंद केजरीवाल होना चाहते हैं, जो बहुत उनकी पुराने शौक भी रहा है, एक हसरत है, तो बहुत अच्छी बात है, हसरत जरूरी है और डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। तो मुझे लगता है ये हसरत जो है मोदी जी की नींद को किसी तरह से इससे खलल नहीं है, ना कि किसी भाजपा के कार्यकर्ता को। सबसे ज्यादा खलल तो कोई महसूस करेगा वो तो टीएमसी का जो कार्यकर्ता होगा, या खुद ममता जी जिसके साथ बड़ी झप्पी पप्पियां हो रही थी, या फिर शरद पवार जी। आप कह रहे हैं कि आपको कोई फिक्र नहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी अगर बड़ी होती जा रही है। छोटा सा पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है सौरभ, मैं उसके बाद नहीं बोलूंगी। तो मैं आखिरी, मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई परेशान इससे होगा तो वो बेचारे राहुल जी या सोनिया जी और उनकी पूरी की पूरी टीम, या फिर ममता बनर्जी, या फिर नवीन पटनायक जी, या फिर अखिलेश जी, ठीक है, या फिर बाकी चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो या फिर चन्नी जी के जो भी लोग बचे खचे लोग हों, मुझे लगता नहीं कि इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ रहा है भाजपा को। तो वो अच्छी बात है, वो सबको चैलेंज करें। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के आगे बढ़ने से कंपटीशन जो है वो विरोधी खेमे में बढ़ा है, उनके बीच में टकराव होगा। जी अच्छा, ठीक है। मैं रीना जी से जवाब देना चाहता हूं। देखिए, अभी बोल कर गए राघव चड्ढा कि भाई अब हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की राजनीति को टक्कर देने के लिए अरविंद केजरीवाल खड़े हो गए, और कोई दिखता नहीं दूर दूर तक जो वहां तक पहुंच पाए। देखिए सौरभ जी, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली डरी हुई है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव जो पिछले हफ्ते डिक्लेयर होने वाले थे, वो इन्होंने असंवैधानिक तरीके से पोस्टपोन करवा दिए, क्योंकि इनको पता था कि दिल्ली से एमसीडी से इनका सुपड़ा साफ होने वाला था। पहली बात। दूसरी बात, सौरभ जी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये देश की जनता तय करेगी।
जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हमने और केजरीवाल जी ने शुरू से कहा है, हमारा सपना यह है कि हम इस देश के अस्पताल सही करें, इस देश के स्कूल सही करें, इस देश की सड़कें सही करें। क्यों 70 साल से इस देश में ये सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाई? क्यों बाबा साहब अंबेडकर का जो सपना था कि सारे हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो सपना पूरा नहीं हो पाया। जो भगत सिंह आजाद का सपना था। अरे शाजिया जी एक मिनट बोलने, उनको बोलने दीजिएगा, बोलने दीजिए। रीना जी ठीक है, नहीं आपकी बात ठीक है, आप कहते हैं आप लोग काम की राजनीति करते हैं। मेरा सवाल है इसके लिए सत्ता में आना पड़ेगा ना, सत्ता में आना पड़ेगा आपको। बाकी जहां बीजेपी है या और दल है उनकी जगह पर सरकार बनानी पड़ेगी और कॉलेज भी खोलने पड़ेंगे। ये जो दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो हम बात कर रहे हैं सौरभ जी कि 7 साल में जो हमने स्कूलों में काम किया, जो अस्पतालों में काम किया है, ये मॉडल हम पूरे देश में लेके जाएंगे। चाहे आप गुजरात की बात कर लीजिए सौरभ जी, गुजरात में 2000 स्कूल बंद हो गए क्योंकि वहां शिक्षक नहीं थे। गुजरात में पिछले 7 साल में 8 बार। नहीं तो गुजरात के लोग, मान लीजिए गुजरात के उदाहरण लेते हैं, फिर आलोक जी के पास में जाऊंगा। गुजरात के चुनाव में लोग आपकी तरफ क्यों आएंगे? वो क्यों नहीं जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ? इतनी पुरानी पार्टी है गुजरात में। क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी को अब लोग सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। अच्छा। आप देखिए इस समय इतना स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी था सारे स्टेट्स में, वहां पे भी अगर कांग्रेस अपना नैरेटिव नहीं बना पाई, बेरोजगारी, महंगाई, कोई मुद्दे को नहीं उठा पाई, तो जब वो विपक्ष का रोल तक नहीं अदा कर पा रहे सही से, तो कांग्रेस को तो राजनीति से इस समय चले जाना चाहिए। अच्छा। इस समय आपको चाहिए एक ऐसी पार्टी, जुझारू पार्टी, जो काम करे, जो काम की राजनीति की बात करे, और वो जहां तक है सिर्फ आम आदमी पार्टी। मैं जरा ठीक है नीरा जी, ठीक है, आपने दोनों पार्टियों में बोला। मैं आलोक जी से आपकी बात का जवाब लेना चाहता हूं। देखिए आलोक जी, देश में चर्चा ये हो रही है कि कांग्रेस पार्टी का पतन जो है अब उस रफ्तार से हो रहा है कि शायद उसका थमना मुश्किल लगता है, और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में अपनी जड़ें जमाती जा रही है। और बाकी मुझे कहने की जरूरत नहीं जो रीना जी ने कह दिया। देखिए मुझे लगता है रीना जी मेरी छोटी बहन की तरह हैं। रीना जी एक हॉस्पिटल का नाम बताएं जो 100 बेड का हो और पिछले 5-7 साल में बना हो, तो कांग्रेस तो छोड़िए, मैं ही डिबेट छोड़ दूंगा। पहला सवाल उत्तर दीजिए रीना जी, दिल्ली में 100 बेड का हॉस्पिटल जो केजरीवाल जी ने बनाया, उसका नाम? देखिए आलोक जी, बहुत सारी इश्यूज होते हैं। आप बेड का हॉस्पिटल से मतलब नहीं है, 20,000 बेड। आलोक जी, 20,000 बेड गिन रहा है, कहां जाके गिन रहा, छोड़ दीजिए। 20,000 बेड ऐड हुए। आप चलिए कल ही मैं आपको अस्पतालों में घुमाने ले जाऊंगी। आलोक जी आप बताइए। आलोक जी आपने सवाल पूछा था तो वो पूरा जवाब देना चाहती है। अच्छा रीना जी एक मिनट, आगे उनकी बात आगे आ जाएगी। रामायण चाहिए ही नहीं ना भाई। मैं तो पूछ रहा हूं एक कॉलेज का नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐड हुआ हो केजरीवाल जी के सीएम बनने के बाद, उसका नाम? दिल्ली स्किल्स यूनिवर्सिटी ऐड हुई है। अरे यार मैं कह रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज बना हो जिसमें। अच्छा चलिए आलोक जी ठीक है, आज हम केवल दिल्ली में बहस नहीं कर रहे हैं। मुझे मालूम है आप दिल्ली के आपके पास बहुत फैक्ट्स हैं। नहीं देखिए मोटी बात क्या है, बड़ी बात क्या है, आप दिल्ली में विकास पर बहुत सवाल उठाइए, आपका काम है। आलोक एक मिनट, कालाहारी का रेगिस्तान था दिल्ली जब केजरीवाल जी बने, और अब वहां पर इमारतें खड़ी कर दी इन्होंने। नहीं ठीक है भाई, सवाल आलोक जी ये नहीं है, सवाल ये है कि आप ये बातें समझा पाए कि नहीं समझा पाए वोटर को। 2 चुनाव में इनको 60+ सीटें आई ना, 2 चुनाव में इनको 60+ सीटें आई, बुरी तरीके से रौंद डाला इन्होंने हर पार्टी को पंजाब के अंदर। सौरभ जी बिल्कुल मानता हूं मैं, दिल्ली का 15 साल चीफ मिनिस्टर रही शीला दीक्षित, उनका जो हाईएस्ट एडवर्टीजमेंट पे बजट था वो 39 करोड़ था, और पिछले 7 साल में 3,000 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे गया है। नहीं आपका आंकड़ा सही है, लेकिन फिर आप ये कह रहे हैं कि जनता एडवर्टीजमेंट देखकर वोट दे रही है। बिल्कुल दे रही है भाई, केवल ऐड देखकर वोट दे रही है। जनता को फ्री दे दो और एडवर्टीजमेंट दे दो, और क्या चाहिए? ठीक है। मैंने 2 सवाल बेसिक पूछे जिन पर एजुकेशन और हॉस्पिटल पे इतना लंबा लेक्चर इंडिया टीवी के दर्शकों ने सुना। मैंने 2 सिंपल से सवाल पूछे, उनका जवाब। आलोक जी ठीक, आपकी बात आई, लेकिन अभी जो आपने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आलोक शर्मा जी का कहना है कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पा रही क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इनका सारा जोर फ्री और विज्ञापन। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का एक कमेंट, फिर ब्रेक में अंतिम बात। हर्ष भाई सौरभ जी ब्रेक कांग्रेस हारी, हाँ, और कांग्रेस के हारने में हमारी गलतियां रही, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं उसको। चिंतन मनन नहीं, हमारी गलतियां रही, और दीवारों पे लिखी हुई गलतियां हमारी रही, उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन यह कहना कि कांग्रेस हार गई,
इसलिए आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, उस पर सवाल नहीं उठ सकता। मैं इस बात से सहमत नहीं। नहीं, मैं आज काम का एनालिसिस ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं आप हार क्यों रहे हैं और ये जीत क्यों रहे हैं, केवल इतनी बात, इस पर आज हम बहस कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का एक कमेंट, हर्षवर्धन, कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में हम पीछे रहे। ठीक ठीक ठीक, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हर्ष जी। सौरभ भाई, मैं अभी राघव चड्ढा को भी सुन रहा था और उन्होंने कहा कि इतनी तेजी में कोई पार्टी इतनी सफलता हासिल नहीं कर पाई है, और वो कहते हुए वो कई बात बोले। और अभी मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं कि कांग्रेस को राजनीति में नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता भी यही बोलने लगे हैं। और हमने तब भी कहा था जब मोदी जी ने और भाजपा ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, तो ये कांग्रेस मुक्त या कोई मुक्त पार्टी होगी ये जनता तय करती है। अगर नेता को ये अहंकार आने लगे किसी भी पार्टी की, तो वो खतरा है उसके लिए। मान लेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो जनता बताती है। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर तय है कि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल एक छवि के तौर पर, अरविंद केजरीवाल चूंकि एक ऐसे राज्य में वो जीत कर आए हैं जिस राज्य को लेकर बहुत संवेदनशीलता से लोग उसकी चर्चा कर रहे थे। किसान आंदोलन की बुनियाद पर वहां एक मोमेंटम क्रिएट हुआ और वहां पर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और अकाली दल दोनों को ध्वस्त कर देते हैं। लेकिन इसके साथ एक आंकड़ा जुड़ा हुआ है। आप चूंकि चर्चा कर रहे हैं कि क्या अब मोदी के सामने केजरीवाल अकेले, गुजरात में 26 सीट है लोकसभा की, 26 की 26 भाजपा के पास है, पंजाब प्लस दिल्ली मिला के होती हैं 20, और 20 की 20 भी जीत लें तो कितने आएंगे? पासंग बराबर नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि जब हम कांग्रेस से तुलना करते हैं तो कांग्रेस को एडवांटेज इसीलिए मिल जाता है कि कई राज्यों में अभी भी उसको जीतने लायक, ठीक है वो कितना जीतते हैं कितना नहीं जीतते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि आलोक जी ने आज ये कहा कि हम साफ साफ वो इबारत पढ़ रहे हैं। सचमुच कांग्रेस को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना गड़बड़ वो कर चुके हैं इससे ज्यादा की गुंजाइश उनके पास है नहीं। तो आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, भगवंत मान 17वें मुख्यमंत्री बन गए। आज उन्होंने शपथ ली शहीद भगत सिंह जी के गांव में जाकर के कार्यक्रम करके। और चर्चा ये हो रही है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है या उनको चुनौती देने का मादा रखते हैं? रीना जी से मैं पूछना चाहता हूं, अभी हर्षवर्धन जी बात कह रहे थे, पंजाब और दिल्ली जो जोर लगेगा आपकी पार्टी का यहीं लगेगा। फिलहाल 17-18 सीटें सारी यहीं पर हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में आपका जबरदस्त दबदबा दिल्ली में होने के बावजूद सातों की सातों सीटें बीजेपी जीतती है। कैसे मान लें कि आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विकल्प है? देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी पुरानी बड़ी पार्टी है, उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं। आम आदमी पार्टी एक छोटी पार्टी है, नई पार्टी है, हमने अभी धीरे धीरे राजनीति शुरू करी है। लेकिन आप देखिए कि आज की तारीख में जो केजरीवाल जी की एक्सेप्टेंस है नेशनल लेवल पे देख लीजिए आप, और खासकर की वही तो मैं पूछ रहा हूं, नेशनल लेवल पे कैसे देखूं? नेशनल लेवल पे देखिए ना आप, जैसे जैसे हम विकल्प बनते जाएंगे और स्टेट्स में, दिल्ली में, पंजाब में आने वाले दिनों, मतलब इसमें अभी वक्त लगेगा, ऐसा इसमें अभी वक्त लगेगा, इतना मानती वक्त लगेगा। ठीक है, बिल्कुल मानते हैं वक्त लगेगा। रवि जी को जोड़ना चाह रहे हैं आपकी बात में, फिर मुझे ब्रेक लेना पड़ जाएगा दोबारा। लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगी कि वक्त लगेगा, लेकिन कितना भी चाहे वक्त लगे, हम जो है काम की राजनीति की बात करेंगे। हम कोई हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, खालिस्तान इस तरह की बातें नहीं करेंगे। पंजाब में भी आपने देखा सारी पार्टियां जुड़ गई और जिस तरह की गंदी राजनीति उन्होंने करने की कोशिश करी, लेकिन हम एंड तक सिर्फ पॉजिटिव कैंपेन पे ही। चलिए ठीक है, पंजाब में आज आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई और उसके बाद पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है तो वो है अरविंद केजरीवाल। रीना जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। शाहजी जी से सवाल है मेरा, कम से कम उन्होंने माना इतना कि वक्त लगेगा, लेकिन चुनौती कोई देगा तो आम आदमी पार्टी देगी। नहीं, बिल्कुल, और मुझे लगता है ये तो एक लोकतांत्रिक हक है सबका। लेकिन मैं यही बात कहना चाह रही थी, चाहे बात हो, इतनी बात मैं सुनती हूँ एजुकेशन की और हॉस्पिटल्स की। हमने सबने देखा कि कोविड के दौरान क्या हुआ और जो सरकारी अस्पताल थे और जो उनमें क्या हुआ। मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से बंद थे और उनमें क्या हुआ। और एक भी कॉलेज नहीं खुला है 7 साल में, कॉलेजों के बाद एक नया डिग्री कॉलेज नहीं मिला। और जो उनके स्कूल्स भी हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 90% स्कूलों में कॉमर्स पढ़ाया नहीं जाता है। मतलब शाहजिया जी, मैं वही कहूंगा आपसे जो मैं आलोक जी को कह रहा था, ये बातें चुनाव में होती हैं, ये बातें चुनाव में आप नहीं समझा पाते। 7 साल से बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं,
राघव नहीं चड्ढा बहुत बड़ी बड़ी 7 साल से सारा विपक्ष जो है एक बड़ी सारा विपक्ष जो है इनोवा गाड़ी में बैठने लायक इन्होंने कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है दिल्ली के अंदर, और पंजाब में अपना दिल्ली मॉडल अच्छे से बेच के आए हैं। बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रही थी। आप जल निगम को देखिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं आज के दिन जो सबसे पहले अन्ना हजारे आंदोलन से मैं हूँ, अभी दीना और राघव चड्ढा जैसे रीना जो हैं, इनकी तरह मैं बाद में नहीं आई हूँ, मतलब ये तो मुझे मालूम नहीं कब आए हैं पार्टी में शामिल हुए, लेकिन जब पार्टी का नामो निशान नहीं था, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी आपका इज्जत के साथ इस बात को कह रही हूँ, तो मुझे मालूम नहीं, मैं तो उन दिनों में से हूँ जब पार्टी भी कभी बनेगी, ये आंदोलन भी बड़ा होगा, तब से मैं उन ओरिजिनल, मतलब अपने को तो बेवकूफी में कहती हूँ, उनमें से हूँ। लेकिन मैं एक और बात आपसे कहना चाह रही हूँ, तो मैं आप ही सोचिए इस बात को कि पंजाब में आज के दिन चीफ सेक्रेटरी बाकायदा एक पत्र लिख रहे हैं, और उस पत्र में लिखा गया है कि सारी बसें जो है, स्टेट ट्रांसपोर्ट जो है, वो बसें जो है वो चलाई जाएंगी इस विक्ट्री समारोह के लिए, और बाकायदा पैसे 3-3 लाख रुपए दे उस पत्र मैंने ट्वीट भी किया है। अच्छा ठीक है शाजिया जी, अब देखिए वो तो आज तो पहला दिन है, पहला दिन है, मुझे लगता है थोड़े दिन तो इंतजार करना पड़ेगा। भगवंत मान का काम करने का तरीका कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वो क्या जानते हैं, पंजाब जैसे स्टेट को कैसे लीड करेंगे, तो हम सबकी निगाहें इस पर रहेंगी। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल जो है धीरे धीरे अपनी पार्टी को कांग्रेस पार्टी का एक विकल्प बना रहे हैं? क्या वो खुद नरेंद्र मोदी के सामने एकमात्र चुनौती पेश करने वाले नेता आने वाले वक्त में दिखाई देते हैं? इस पर बहुत सारी बातें और दावे किए गए। आलोक शर्मा जी से मेरा सवाल है, सर देखिए ये तो फिर भी बड़ा सवाल है, लेकिन ये तो लोग देखेंगे और याद रखेंगे हमेशा कि दिल्ली में यानी केंद्र में आपकी सरकार थी जब यह आंदोलन खड़ा हुआ, अरविंद केजरीवाल ने आपके खिलाफ माहौल बनाने में सबसे बड़ा योगदान शायद दिया। दिल्ली के अंदर सरकार में आप थे, आप अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना करके लाए, आपको हराया अरविंद केजरीवाल ने, उसके बाद से आप उनको हरा नहीं पाए। और पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जब अरविंद केजरीवाल ने वहां सरकार बनाई। देखिए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की वजह से ऐसा हुआ। अगर आंदोलन को किसी ने सबसे ज्यादा सफल बनाया तो वो आरएसएस के वॉलंटियर्स रामलीला मैदान के बाहर खाना बनाते। क्या ये सच नहीं है? तमाम बीजेपी के लीडर्स जो उस आंदोलन में थे, आज वो सब कहां हैं? विनोद राय कहां है? शाजिया इमली जी भी बीजेपी पहुंच गई। चलिए, ये हमारी छोटी बहन है, अभी तक पद नहीं मिला है, छोड़ देते हैं। किरण बेदी कहां है? तमाम लोग कहां हैं आज? उनको तो मिल गया पद। सबके सब कहां हैं? बीजेपी वाले सबको इनाम मिला। 2G में इतना बवंडर उठा, लोकपाल आएगा, जन लोकपाल आएगा। अभी इंडिया टीवी के बाहर खड़े थे 2 लोकपाल, एक बीजेपी के द्वारा नियुक्त था, एक आम आदमी पार्टी के द्वारा, दोनों लड़ रहे थे। वो कह रहा था मेरी अपॉइंटमेंट पहले हुई है, वो कह रहा था मेरी अपॉइंटमेंट पहले हुई है। दोनों आपस में लड़ रहे थे वहां पुल के नीचे। उसके बाद क्या हुआ? झूठ जीती और सच हारा। बीजेपी ने हमेशा आम आदमी पार्टी को मदद की। अच्छा, सीए पे आप सीए आया, बीजेपी का वोट बैंक नहीं घटा, वोट बैंक बाकी का नहीं। अच्छा, आपने अच्छा टॉपिक छेड़ा है। आपने कहा इन्होंने हमेशा आम आदमी पार्टी की मदद की। हम तो पंजाब के चुनाव में यह सुन रहे हैं आजकल कि बीजेपी ने अपना जो कुछ भी वोट था वो आपको दिलवाया, आपको यानी कांग्रेस पार्टी को दिलवाया कि ये ना आ जाए। बीजेपी का, मुझे बताइए बीजेपी का वोट बैंक पंजाब में कब था? किसान आंदोलन के बाद क्या बीजेपी का वोट बैंक था? आप तो सौरभ भाई बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट। मैंने इसीलिए आलोक जी कहा जितना भी था, मैंने कहा जितना भी था। अरे सर नहीं, कभी नहीं हुआ। दूसरी चीज, 2 जगह सरकारें रिप्लेस हुई, दोनों कांग्रेस वाली रिप्लेस हुई। क्या ये सच नहीं है? 5 राज्यों का एग्जांपल देता हूं। हरियाणा बीजेपी की सरकार थी, पार्टी केजरीवाल लड़ी, क्या हुआ? 0 सीट। गुजरात पार्टी केजरीवाल चुनाव लड़ी पूरे दमखम के साथ, इनकी पूरी यूनिट बीजेपी ने तोड़ ली। चंडीगढ़ पूरी यूनिट इनकी बीजेपी ने तोड़ ली। राजस्थान 0 सीट, हरियाणा 0, गुजरात 0। आलोक जी, आप तो मेरी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूं, ये बीजेपी को नहीं हरा पाते, ये कांग्रेस पार्टी को कैसे हरा लेते हैं? मैं वही कह रहा हूं। जब से मोदी जी आए हैं, परसेप्शन एक चुनाव की ये बनी है, आइदर यू आर विद बीजेपी और यू आर डिफीटिंग विद बीजेपी। जब हमारा एंटी इनकम्बेंसी होता है तो स्वाभाविक है कि हम बीजेपी को उसको हराने की पोजीशन में नहीं रहते। ठीक है। और जहां रहते हैं वहां आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलता। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही हुआ। उत्तर प्रदेश में संजय सिंह जी को, एक मिनट साजिया जी, अच्छा ठीक है आलोक जी, जरा जल्दी कंप्लीट कीजिएगा, शॉर्ट में कंप्लीट कीजिए। साजिया जी, उत्तर प्रदेश में संजय भाई ने बहुत मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं। संजय सिंह जी आप पाले में
लेकिन बीजेपी ने घुसने नहीं दिया वहां पर। एक भी 403 में से एक भी सीट नहीं आई। अरे सर, मैं आलोक जी, आप बार बार वही बात कर रहे हैं। यूपी में इनकी सरकार थी, इन्होंने आम आदमी पार्टी को नहीं घुसने दिया। दिल्ली में आपकी सरकार थी, पंजाब में आपकी सरकार थी, ये लोग घुस आए ना। इसका मतलब आप कमजोर हैं, आप कमजोर हैं। ये लोग ये आपको रिप्लेस करते जा रहे हैं। सौरभ जी, मैं ये कह रहा हूं कि फ्री भी कहां चली। अच्छा चलिए, ठीक, दिल्ली में चल, आपने भी उदाहरण से बात की, मैंने भी उदाहरण से बात की। एक मिनट शाजिया जी, फिर हर्षदीप। शाजिया जी, ठीक आलोक जी, ठीक। मेरी बहुत अच्छी, सौरभ की तरह ही काफी जानी मानी एंकर थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के सब में आई थी। जो वो अदना सा आंदोलन था, ये भी नहीं पता था, हमारे फरिश्तों को ये भी खबर नहीं थी कि बड़ा आंदोलन होगा। तो पदवत की हद मैंने फिक्र कभी नहीं की है। इसीलिए, और जो अभी आप आम आदमी पार्टी के लोग जो जाने जाते हैं, ये दूर दराज इनको पता भी नहीं था ऐसी कोई चीज भी इंडिया में हो रही है जिसका नाम है एक छोटा इंडिया अगेंस्ट करप्शन होता था। तो आप शायद मुझे जानते नहीं है मैं किस चीज की बनी हुई हूँ, इसीलिए मैं अपने को ओरिजिनल बेवकूफ मानती हूँ। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अरविंद जी ने सबके साथ ऐसा किया। अगर आप कह रहे हैं तो एक है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। अगर आपको लगता है उन्होंने आपको ठगा है, तो मैं बता दूं उन आरएसएस के वर्कर्स को भी उन्होंने उतना ही ठगा है जितना उन्होंने अन्ना जी को ठगा है। और कुछ दिनों बाद शाजिया जी, आप मान रही हैं कि इंडिया के इस करप्शन में अन्ना हजारे के आंदोलन के पीछे आरएसएस थी? शाजिया जी, आप मान रही हैं इस बात को? बड़े डेमोक्रेटिक हैं, सब रोते पीटते भी जाते हैं, बिछड़े सभी बारी बारी। तो ऐसा ना समझिए आलोक जी, जो आपके साथ हुआ है वो सबके साथ हुआ है। अच्छा ठीक, इसका जवाब रीना जी दे देंगी बाद में, लेकिन मैं हर्षवर्धन जी से पूछना चाहता हूं, जो मैं आलोक जी से बात कर रहा था। ठीक है शाजिया जी, एक मिनट। सवाल हर्षवर्धन जी, सवाल ये है कि ये क्या आम आदमी पार्टी वही स्पेस, वही वैक्यूम फिल कर रही है जो कांग्रेस पार्टी छोड़ती जा रही है? नहीं, बहुतायत वही जगह ले रही है। और चूंकि खुद अगर आप देखें ध्यान से, तो जो आलोक जी भी कह रहे हैं, जो रीना जी कह रही हैं और जो शाजिया कह रही हैं, ये सब एक जैसी बात कर रहे हैं और हम और आप भी वही बात कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब हम आप बोल रहे हैं तो वो लगता है कि इस तरह से बात रखें कि उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो टारगेट पे आए। लेकिन प्रवक्ताओं का संकट ये है कि अपनी पार्टी को बचाना है। अभी इसको आप ठीक से देखेंगे तो समझ में आएगा। दिल्ली में 2013, 2015 और दिल्ली के जो पिछले 3-4 चुनाव अब तो मान लीजिए, उसमें ध्यान से देखें तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी 32 से 35, 36 या 37, एक बार 38 भी हुई थी शायद, इतने प्रतिशत तक ही मत उसके रहे। गायब किसके हुए? कांग्रेस के। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जहां थी उससे थोड़ी बढ़ी गई। गायब किसके हुए? कांग्रेस के, इस बार अकालियों के भी। सही। या जहां भी ये जा रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल का बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, कांग्रेस के चैलेंज तो बहुत बड़े बड़े हैं, वो CWC में डिस्कस हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का चैलेंज क्या है? वो कह रहे हैं कि अब हम हिमाचल लड़ेंगे, अब हम गुजरात लड़ेंगे, और एक बड़ा खतरनाक प्लान उन्होंने बनाया है, उनको संकट वहीं होने वाला है। ममता जी के यहां वो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम वहां भी जाके चुनाव लड़ेंगे। अब वहां अगर वो पंचायत चुनावों में जाने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि रियल टेस्ट, वाटर टेस्टिंग उनकी वहां होने जा रही है। और वहां भी वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट ये शून्य हो चुके हैं। तो बहुत क्लियर कट है, अरविंद केजरीवाल को पता है कि हमारा मतदाता वर्ग कहां है। हालांकि राघव चड्ढा या दूसरे नेता जो उत्साहित हो रहे हैं, उनको थोड़ा रुकना चाहिए कि मोदी से केजरीवाल लड़ेंगे। 14 में काशी जाके देख चुके हैं, वो हड़बड़ी में गड़बड़ी फिर ना करे तो उनके लिए बेहतर है। रीना जी, हालांकि उसके बाद से आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल जी जो हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बदला है। रीना जी, नहीं, उन्होंने बदला है, लेकिन पंजाब चुनाव के बाद आप सारे जो मोदी जी के खिलाफ ट्वीट थे वो डिलीट कर दिए थे केजरीवाल जी। अच्छा रीना जी, जवाब पढ़ने लग गए। रीना जी, देखिए सौरभ जी, ये बहुत ही मजेदार बात होती है कि भाजपा वाले कहते हैं हम कांग्रेस की टीम भी हैं, और कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम भाजपा की टीम भी हैं। तो आज तक यही इस बात का ही कोई निष्कर्ष निकला है कि हम किसकी टीम भी हैं। तो हम किसी की भी टीम भी नहीं है, हमारा अपना एक अलग तरह की राजनीति है। शाजिया जी बोलने दीजिए। हाँ, बोले। अब मैं शुरू से आप में हूं, आपको बताना चाहूंगी शाजिया जी, मैं कोई दल बदलू मौका परस्त नहीं हूं जो छोड़ के चली गई। मैं शुरू से आम आदमी पार्टी में थी और आज भी आम आदमी पार्टी में हूं। दूसरी बात, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हमने बढ़िया काम किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में बढ़िया काम किया है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। और आपको याद होगा कि अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे,
सूरत में, अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। हमारे करीब 27% वोट आए थे वहां पे। आपको पता नहीं? तो अगर किसी पूरी आपकी स्टेट यूनिट टूट के बीजेपी में जाके मिल गई, गुजरात की। अच्छा ठीक है आलोक जी समय चला जाएगा, आप इनको कंप्लीट करने दीजिए। अगर पार्टियों ने बढ़िया काम किया तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी शाजिया जी से ये एक सवाल है कि शाजिया जी की पार्टी दिल्ली में क्यों इतनी डरी हुई है? एमसीडी का चुनाव क्यों नहीं करवा रही दिल्ली में? एमसीडी का चुनाव जहां की 15 साल से ये लोग बैठे हुए हैं, एमसीडी का चुनाव क्यों स्थगित? चलिए अच्छा ठीक है, जवाब दीजिए शाजिया जी, जवाब दे दें। ठीक, ये मुद्दा कई दिनों से चल रहा है। कॉर्पोरेशन का चुनाव पोस्टपोन क्यों? उसकी वजूहात आपको मिली है और मुझे लगता है औपचारिक तौर पर मिली है। ये काम तो 6 महीने पहले हो सकता है। मैं ना तो वो निर्णय लेती हूँ करना था, ना मैं उसकी मैडम इलेक्शन कमिश्नर ने बोला, मैडम उससे ना पूछिए, ना तो मैं उसका निर्णय लेती हूँ और ना तो मैं उसका निर्णय लेती हूँ और ना ही मेरी उसने जवाब संवैधानिक तरीके से आप लोग दिल्ली का चुनाव स्थगित करा रहे हैं। अच्छा चलिए रीना जी, आप कहती हैं दिल्ली में बीजेपी डरी हुई है इसलिए एमसीडी का चुनाव नहीं कराना चाहती है। चलिए जो भी वजह हो ठीक है, इस वक्त आपको कहने का अधिकार है क्योंकि चुनाव तो टाला गया, ये सच है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाकी राज्यों में जहां ये बीजेपी है वहां पर क्यों आप लोग लंबे समय से प्रयास के बावजूद भी बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं? उत्तराखंड में आपको एक सीट नहीं मिली, गोवा में आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी थी, बहुत सारे वादे आपने दिल्ली जैसे ही वादे किए थे गोवा में जाकर के, चले वहां आपने अपना खाता खोला है, लेकिन ऐसा यूपी में कुछ नहीं हो पाया। ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस को तो चुनौती दे देंगे केजरीवाल, लेकिन नहीं दे पाते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आ जाता है? देखिए सौरभ जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। डेफिनेटली हमारा जो मैसेज था जनता तक नहीं पहुंच पाया, गलतियां हुई हमसे और धीरे धीरे हम गलतियों से सीख रहे हैं। लेकिन सौरभ जी दूसरी बात ये भी है कि जिस प्रदेश में भी जनता को ये लग रहा है कि हम एक विकल्प बन सकते हैं, वहां पे लोग हमें वोट दे रहे हैं। शायद उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में अभी जनता को ये नहीं लग रहा है। अगले 5 साल हम वहां काम करेंगे और आप देखिए 5 साल बाद बढ़िया प्रदर्शन होगा उन स्टेट्स में भी। अच्छा ठीक है, ये शाजिया जी जवाब दें इसका। आम आदमी पार्टी वाले ये कहते हैं आजकल कि हमने सारी राजनीति काम पर केंद्रित कर दी, ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। पहले चुनाव में लोगों को कुछ नहीं कहना होता था, हवाबाजी करके चले जाते थे, अब बताना पड़ता है कि हमने क्या किया है। नहीं, मुझे लगता नहीं ये मुझे लगता है विज्ञानबाजी और हवाबाजी से ही करें। अगर काम होता तो उनको वो कॉलेज खोलते, शराब की दुकानें नहीं खोलते और इतने विज्ञापनों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। 3000 करोड़ जनता के नहीं इस्तेमाल करने पड़ते, जल निगम घोटाले में नहीं होता और इतने ज्यादा उस पर मकरूज नहीं होता, यानी कि कर्जे में नहीं होता। मुझे लगता है हवाबाजी से ही हुआ है सारा काम। तो मतलब मैं अभी मान लूं आज आप एमसीडी चुनाव को लेकर कोई भविष्यवाणी करना चाहती हैं? मुझे लगता है एमसीडी बीजेपी के पास ही रहेगी, इसका मतलब ये के पास ऐसा हो, इसका मतलब एमसीडी बीजेपी के पास रहेगी फ्री। आप मुझे लगता नहीं आज तक दिल्ली में ऐसा हुआ है कि शराब की बोतलें फ्री में मिली हो लोगों को। और मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है अगर अन्ना हजारे बेचारे काफी बूढ़े हैं, अगर उनको पता चल जाए कि मतलब शराब की बोतलें फ्री बांटी जा रही हैं और प्राइवेटाइज हो गया है पूरा माहौल, शराब की पॉलिसी बदल गई है, बचाएगी, तो मुझे लगता नहीं है कि अगर ये काम आप कहेंगे कि बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू, एक पूरा मोटो हो गया है और एक गाना हो गया है आम आदमी पार्टी का, लेकिन मुझे लगता नहीं बड़ी दिल्ली में तो उतने ठेके। अच्छा चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया है। मैं आखिरी छोटा कमेंट हर्षवर्धन जी आपसे लेना चाहता हूँ रीना जी की बात पर। ये कहती हैं कि जहां जहां हम आते हैं हमारे सामने से सारे गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक की जगह लेते हैं, जब हम आते हैं तो सारे हवा में उड़ जाते हैं। नहीं देखिए, अभी तक तो फिलहाल ये वहीं आए हैं जहां कांग्रेस है। और मैं ये कहूंगा कि इसको जरा ऐसे भी देखिए कि अरविंद केजरीवाल को पहली बार पंजाब में जाकर टेस्टिंग होगी। अभी तक तो सब कुछ होता है, देखिए अभी आलोक जी ने कहा कि एलजी ने किया, गृह मंत्रालय किसके पास, तो अब सारा वो खत्म है। अब भगवंत मान चलाएंगे, और भगवंत मान कैसे चलाएंगे, अरविंद जी उसको कैसे करेंगे, तो चुनौती अवसर दोनों बहुत बड़ा है आम आदमी पार्टी के सामने, मैं ये मानता हूं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छी चर्चा रही। शाजिया इल्मी जी, रीना जी, आलोक जी, हर्षवर्धन जी, धन्यवाद आपका आज मुकाबला में हमारा साथ देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।